हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ बेंडी एंड द इंक मशीन का पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 लेके। सो मेक श्योर कि आपने पार्ट 1 देखा है। बाय द वे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हाँ, क्योंकि एंड में हमने बोरिस द वुल्फ के बारे में बता रखा है। और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, वरना बेंडी का श्राप लग जाएगा और तुम्हारी सभी पेन्स की इंक लीक हो जाएगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अरे बेंडी, जस्ट चिल यार, सबने सब्सक्राइब कर लिया है। ओके, सो जादू टोने वाले रूम में पहुंच के हेनरी बेहोश हो गया था। एंड देन थोड़ी देर बाद उसे होश आता है एंड ही इज लाइक, ये सब क्या हो रहा है? अब यार गाइस देखो, उस सर्किल में लगी हुई कैंडल्स जली हुई थी, विच मीन्स कि हेनरी उस बिल्डिंग में अकेला नहीं था। मैंने तो शायरी मार के कहा ही था हेनरी से, मत जा उधर। भाई शायरी नहीं मारनी थी, सीधे घूसा मारना था, तब सुन लेता हेनरी शायद। नाउ गाइस, होश आने के बाद हेनरी आगे को चल देता है, जिधर दीवार पर वड्डे वड्डे लेटर्स में लिखा होता है, He will set us free, मतलब वो हमें आजाद करेगा। और उसी के बगल में बेंडी की फोटो बनी होती है और सामने जलती हुई मोमबत्तियां रखी होती हैं। बाय द वे गाइस, ताबूत, जलती हुई मोमबत्तियां, पता नहीं क्या क्या चल रहा था उधर। ताबूत क्या होता है? अरे ताबूत मतलब कॉफिन। हाँ, यही वाला। इन्हें देख के तो लगता है कि कोई उधर काला जादू टोना टाइप का कुछ कर रहा था। नाउ वहीं पे हेनरी को सैमी लॉरेंस नाम के एक बंदे का मिस्टीरियस वॉइस टेप मिलता है, जिसमें वो सैमी कह रहा होता है कि हास्ता ला विस्ता लॉर्ड इंक बेंडी नी खाते काजू पिस्ता सस्ता। इसलिए उन्हें खुश करने के लिए बलिदान देना होगा। गाइस, इस सैमी को याद रखना, हाँ, क्योंकि आगे ये हेनरी की कतई वाट लगाने वाला है। नाउ हेनरी आगे बढ़ता है, जहाँ उसे टोटली काले कलर का बंदा बेंडी का कार्डबोर्ड पकड़े हुए चलता हुआ दिखता है। बट जैसे ही वो उसके पास जाता है ना, वो गायब हो जाता है। देन हेनरी आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है म्यूजिक डिपार्टमेंट में, और उधर भी ना उसे सैमी का एक और वॉइस नोट मिलता है। नाउ उस टेप से उसे ये पता चलता है कि सैमी वहाँ क्या जॉब किया करता था, और वो जॉब कुछ ऐसी थी। मजा। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मागा मासा करके बेंडी के सुर निकालता था वो। सैमी एक म्यूजिक कंपोजर था, बट वो ना कतई गुस्से में था, क्योंकि जोई ने जो इंक मशीन लगाई थी ना, उससे बहुत इंक लीक होती थी। कई बार तो कंपनी में बाढ़ आ जाती थी और एम्प्लॉइज वहीं फंसे रह जाते थे। अब इसके सोल्यूशन के लिए जोई ने क्या किया पता है? उसने उस सैमी के ऑफिस के बगल में एक पंप लगा दिया और कह दिया कि सैमी, इंक ड्रेन करने की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी। एंड दैट्स व्हाई सैमी गुस्से से कतई पागल हो गया था। अरे अच्छा हुआ इस सैमी ने गदर नहीं देखी थी, वरना हैंडपंप उखाड़ के उसी से जोई की खोपड़ी फोड़ देता ये। आज का सवाल, विलियम एफ्टन के बेटे कौन थे? ए माइकल और एवन, बी माइक और चार्ली, या फिर सी जेठा और पेठा? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट पिन किया जाएगा। नाउ टेप सुनने के बाद हेनरी आगे प्रोजेक्टर रूम में जाने लगता है, बट तभी उस पर ब्लैक कलर की ह्यूमनॉइड एंटिटीज अटैक कर देती हैं। बट हेनरी अपनी एक्स से उन्हें बजा देता है और पहुंच जाता है ऊपर प्रोजेक्टर वाले रूम में, जहां उसे नॉर्मन पोक का एक वॉइस टेप मिलता है। नाउ टेप में नॉर्मन कहता है कि सैमी, यार अजीब बात किस्म के आदमी हो यार। वो बताता है कि सैमी बड़ी अजीब अजीब चीजें कर रहा था। भाई अकेले प्रोजेक्टर रूम में ना घंटों तक बैठे रहता था वो। अकेले अकेले मूवीज देखता होगा वो। नहीं गाइस, प्रोजेक्टर बंद होता था और सैमी पता नहीं वहाँ बैठ के अकेले क्या करता था। नाउ इसके बाद हेनरी नीचे उतरता है, बट वहाँ फिर से वो इंक मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट वो फिर से उन्हें पेलते हुए रिकॉर्डिंग रूम में पहुंच जाता है, जहां उसे सूजी कैम्बल नाम की एक डबिंग आर्टिस्ट का वॉइस टेप मिलता है। और ये सूजी एलिस एंजल की आवाज निकालती थी। सूजी ना बेचारी बड़ी ही भोली थी, और उसे एलिस एंजल के कैरेक्टर से इतना प्यार था कि वो खुद को एलिस एंजल ही समझती थी। उसका मानना था कि एक दिन एलिस भी ना बेंडी की तरह ही कतई फेमस हो जाएगी, इसलिए वो बेचारी कम सैलरी में भी बड़ी मशक्कत से काम करते रहती थी। बेचारी सूजी एक गधी की जैसी भोली थी, उस बुरे जॉय को अच्छा आदमी समझती थी वो। हाँ, और इसी बात का जोई ने आगे फायदा भी उठाया।
नाउ गाइस, जो वो जोई था ना, वो अपने एम्प्लॉइज को नौकर समझता था, जिस वजह से वहाँ काम करने वाले सभी लोग बड़े परेशान रहते थे। उन्हें ओवर टाइम करना पड़ता था और छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए उनके पूरे हफ्ते की सैलरीज ही काट दी जाती थी। एंड दे वर लाइक, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। थोड़ी देर बाद हेनरी का एक और इंक मॉन्स्टर से सामना होता है, बट जैसे ही हेनरी उसे मारने के लिए आगे जाता है ना, वो डर के इधर उधर भागने लगता है। एंड देन वी गेट टू नो कि वो सभी इंक मॉन्स्टर्स गंदे नहीं थे, बल्कि किस्मत के मारे बेचारे एम्प्लॉइज थे जो उस कंपनी में काम किया करते थे। और गाइज, ये वाला क्रिएचर ना उस स्टूडियो में काम करने वाला लिरिसिस्ट जैक फेन था। गाइज, जैक ना मेरी तरह एक बहुत ही सीधा साधा सिंपल बंदा था और वो नीचे अंडरग्राउंड में अकेले बैठ के लिरिक्स लिखा करता था। नाउ हेनरी को उस मॉन्स्टर बन चुके जैक से एक व्हील लेना होता है, इसलिए ये मशीन यूज करके वो उसे पिचका देता है। नाउ आफ्टर दैट वो व्हील लेके हेनरी दौड़ा दौड़ा सैमी लॉरेंस के ऑफिस में जाने लगता है और उधर पहुंचते ही एक फावड़ा पकड़ा हुआ इंक मॉन्स्टर जिसने बेंडी का मास्क पहना हुआ था, वो हेनरी के सिर पर दे देता है और हेनरी बेहोश हो जाता है। देन थोड़ी देर बाद जब हेनरी की आंखें खुलती हैं ना, तो वो एक शैतानी सर्किल वाले सिंबल के ऊपर बंधा हुआ होता है और उसके सामने खड़ा होता है वही फावड़े वाला बेंडी का मास्क पहना हुआ इंक मॉन्स्टर जो असलियत में सैमी लॉरेंस था। वही म्यूजिक कंपोजर जिसकी चवन्नी थोड़ी सी खिसकी थी। हाँ, सही में पगली गया था वो। देन सैमी हेनरी से कहता है, अरे ओ भेड़, आज तो होगी ढेर, तेरी बलि देनी होगी। गाइज, वो सैमी ना इंक बेंडी को अपना लॉर्ड समझता था, मतलब अपना भगवान समझता था, और उसका मानना था कि अगर वो अपने भगवान इंक बेंडी के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस करेगा तो वो खुश हो जाएंगे और उसे उसकी इस ब्लैक इंक बॉडी से आजाद कर देंगे। सो बलिदान देने के लिए सैमी बगल वाले कमरे में जाके इंक बेंडी मॉन्स्टर को बुलाने लगता है, समन करने लगता है, लेकिन इंक बेंडी तो गधा है, गधा। और वो उल्टा सैमी पर ही अटैक कर देता है। बट इसी बीच हेनरी भाई जैसे तैसे करके खुद को आजाद कर देता है और जोर से चिल्लाता है, हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। देन उन इंक वाले क्रिएचर्स को अपनी कुल्हाड़ी से पेलते हुए वो वहाँ से दौड़ लगा देता है। बट इंक बेंडी तो उसके पीछे था, इसलिए वो पूरी रेस लगा के वहाँ से भागता है और बड़ी मशक्कत से वो इंक बेंडी से बच जाता है। बट देन हेनरी के सामने आ जाता है एक जीता जागता बोरिस द वुल्फ। द एंड। अब चैप्टर 2 तो यही खत्म हो जाता है, इसलिए हम जरा बोरिस द वुल्फ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गाइस, सबको चाहिए होता है एक BFF यानी बेस्ट फ्रेंड। सो बेंडी के लिए जब BFF बनाने का सोचा गया ना, तो जन्म हुआ बोरिस द वुल्फ का, जो देखते ही देखते कंपनी के वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार्टून्स में से एक बन गया। अब बोरिस एक कतई चटोरा भेड़िया है और गाइज, अगर गलती से भी कोई इसके और इसके खाने के बीच में आ गया ना, तो भाई ये पहले चिल्लाएगा कि ही और फिर क्या पता ये उस बंदे को ही डकार ले। अरे दोस्तों, चटोरा नहीं, कभी ना भरने वाला कटोरा है ये बोरिस। इसमें खाना डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तब खा जाएगा ये टैंकर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।